हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। तो भाई, हमारी इस पाठशाला का आरंभ हो चुका है, हिंदी की पाठशाला आरंभ हो चुकी है। तो फटाफट से आइएगा और इस वीडियो को इतना प्यार दीजिएगा। जिस तरीके से पिछली क्लास को जितना आपने प्यार दिया, जितने वीडियोस को आपने लाइक किया, तो भाई फटाफट से इस वीडियो को भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए। और दूसरा काम जो है वो ये है कि आपको करना है इसे शेयर। जी हाँ बच्चों, क्योंकि ऑल बोर्ड्स यानी कि सभी बोर्ड्स के लिए टॉपिक बहुत ही जरूरी है। आज जो व्याकरण का टॉपिक लेके आए हैं, तो सभी बोर्ड्स के बच्चे यहाँ जुड़ सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितनी आवश्यकता आपको है ना इस वीडियो की, उतनी और बच्चों को भी है। क्योंकि भारी डिमांड है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि भाई सर, आप इस टॉपिक पर जरूर वीडियोस लेकर आना। तो भाई आज पेश है आपका फेवरेट यानी कि पत्र लेखन। जी हाँ बच्चों, पत्र लेखन यानी कि ये भी एक तरीके की कला होती है। और आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पत्र होते हैं यानी कि प्रभावशाली तरीके से लिखे जाते हैं, उनका जो इम्पैक्ट होता है यानी कि शब्दों की जो कला होती है ना, वही इसको प्रभावी बनाती है। तो आज हम जानेंगे किस तरीके से पत्र लेखन किया जाता है, किस तरीके से जब हम अपने किसी परिचित को पत्र लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, किसी ऑफिस में अगर हम लिखते हैं किसी शिकायती पत्र के तौर पे, तो वो किस तरीके से लिखा जाता है। तो पत्र लिखना एक आर्ट है और इसको आप जितनी जल्दी, जितनी आसान भाषा में, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप अभी से इस पर प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि सड़क से संसद तक जो भी पत्र व्यवहार है वो आप बड़ी ही आसान भाषा में, बहुत ही प्रभावी तरीके से, प्रभावशाली तरीके से आप अपनी छाप छोड़ सकते हैं। जी हाँ, क्लियर है? कर दें शुरुआत? चलो जी, कर देते हैं आज की शुरुआत। लेकिन कुछ जरूरी महत्वपूर्ण चीजों पर प्रकाश डालते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर ये पत्र लेखन प्रभावशाली तरीके से किस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर? तो आइए जानते हैं पत्र के बारे में, पत्र लेखन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई, पत्र मानव के विचारों के आदान प्रदान का एक अत्यंत सरल और सशक्त माध्यम होता है। इससे बेहतरीन, इससे इजी, इससे सरल और कोई हो नहीं सकता। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। आज की डेट में अगर बात करी जाए तो ईमेल हैं, क्लियर है, आजकल चिट्ठी, पत्र, पत्राचार, ये सब कम हो गया है। लेकिन ये बहुत पुरानी पद्धति है, पुराने जमाने से चली आ रही है ना। वेदों पुराणों में इसका जिक्र किया जाता है और वहां से ये चला आ रहा है। और धीरे 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 आज हो सकता है कि आपको लगे कि भाई ये आजकल मोबाइल का ज़माना है, टेलीफोन का ज़माना है, तो भैया इनकी कहाँ आवश्यकता होती है। लेकिन इसकी बहुत अहमियत होती है। क्लियर है? बहुत ही सशक्त माध्यम है अपने विचारों को आदान प्रदान करने का। क्लियर है? चलो, पत्र हमेशा किसी को संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं। जैसे आप पिताजी को पत्र लिखोगे, आप अपने शिक्षक को पत्र लिखोगे, आप या फिर किसी भी परिचित को या फिर किसी भी संस्था को पत्र लिखोगे, तो कहने का माध्यम है किसी को संबोधित करके लिखे जाते हैं। और तो ये लेखन की विशिष्ट विधा और एक कला है। पत्र लिखना एक आर्ट है। क्लियर? पत्र पढ़कर हमें लिखने वाले के व्यक्तित्व की झलक मिलती है। मैंने क्या बताया? केवल शब्दों का फेर है और कुछ नहीं। ये शब्द ही हैं जो किसी भी लेटर को, किसी भी पत्र को प्रभावशाली बना सकते हैं और सामने वाले के मन में जो है ना, आपकी एक अलग छवि इंगित कर सकते हैं। यानी कि आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा। आपके व्यक्तित्व के बारे में सामने वाला व्यक्ति है वो परिचित हो जाएगा, बिना कुछ देखे और बिना कुछ सुने। किसकी वजह से? केवल और केवल आपके पत्र व्यवहार की वजह से। आपने जिस शब्दों का प्रयोग किया है, जिन भावनाओं को अपने प्रकट किया है, उस पत्र को पढ़ने के बाद वो व्यक्ति आपका जो अपने हृदय में आपकी जो छवि है उसको एक अलग तरीके से इंगित कर लेता है। क्लियर है? अलग तरीके की झलक सामने वाले के हृदय में व्याप्त हो जाती है आपकी। पत्रों का महत्व जानते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई, पत्र लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। मैंने क्या बताया? प्राचीन काल से चला आ रहा है ये लेटर। जिस जमाने में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, है ना, कोई माध्यम नहीं हुआ करता था, तो ये चिट्ठी पत्री जो है, पत्र पत्रिकाएं राजा महाराजाओं के जमाने के थे। क्लियर है? तो एक सामंत जाता था
एक सैनिक को जाते थे कि जाओ जी हमारा संदेश उस राज्य के राजा तक लेकर जाना, या कि हमें कोई संदेश पहुंचाना होता था, जनता को कुछ संबोधित करना होता था, तो ये पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्या है अनाउंसमेंट कर दिए जाते थे, सुनो सुनो सुनो। तो एक व्यक्ति होता था, वो पढ़ के बताया करता था कि राजा का ये आदेश है ना, इसका हमें पालन करना है। क्लियर है, जनता के मन में राजा के जो विचार होते हैं उनको बताना। तो इस तरीके से प्राचीन परंपरा है, पुराने जमाने से चली आ रही है, और इसका उल्लेख हमें अत्यंत प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। और कहा तो ये भी जाता है कि भाई रुक्मिणी ने एकांत में एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को भिजवाया था। आपको पता है कि भाई रुक्मिणी का जो विवाह है जो कहीं और हो रहा था और वो विवाह करना नहीं चाहती, वो कृष्ण को अपना प्रिय मानती थी, तो उन्होंने कहा कृष्ण के लिए एक पत्र लिखवाया था, कि कृष्ण को एक पत्र भिजवाया था कि अगर आपने ये विवाह नहीं रुकवाया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस तरीके से पत्र लिखा था, और श्री कृष्ण ने इस पत्र पर क्या है तुरंत एक्शन लिया था, और दौड़े दौड़े आए थे और रुक्मिणी को क्या है वहां से अपने साथ ले गए थे। क्लियर हो गया। चलो, अब इसके बाद शिक्षा के विकास के साथ साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए पत्र लिखे जाने लगे। धीरे धीरे विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, है ना, जमाना बदला, है ना, और आज आधुनिकता के दौर तक हम पहुंच गए हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक इंडिया का जमाना है, लेकिन तब से धीरे धीरे ये पत्र व्यवहार का सिलसिला जो चला, उसने किसी को प्रेम के वशीभूत किसी को लिखा जाए, माता के नाम, पिता के नाम, अपने शिक्षक के नाम, गुरुजनों के नाम, या फिर किसी संस्था के नाम। तो ये पत्रों का जो सिलसिला है वो अभी भी चला आ रहा है। आप किसी को भी लेटर लिखते हैं, कभी भी किसी को भी, तो भाई इन पत्रों का अपना एक विशेष महत्व है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। कौन सी? सबसे पहले सरलता, यानी पत्र सरल भाषा में लिखना चाहिए। भाषा सीधी, स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई भाई। बहुत ही इजी शब्दों में इस तरीके से पत्र व्यवहार होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जो है बड़ी सरलता से आपकी बातों को समझ सके। क्लियर। और अतः पत्र में व्यक्ति को पूरी आत्मीयता और सरलता से उपस्थित होना चाहिए, और स्पष्टता का होना तो अति आवश्यक है, यानी कि सामने वाला कंफ्यूज ना हो। क्लियर, बहुत ही सरल और बहुत ही स्पष्ट, यानी क्लियर कट चीजों को आपने पत्र में लिखना है, तो स्पष्टता का होना अति आवश्यक है कि जो भी हमें पत्र में लिखना है यदि स्पष्ट सुमधुर तो पत्र प्रभावशाली होगा, यानी कि सामने वाला व्यक्ति जो है ना, गदगद हो जाएगा, भाव विभोर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन और वाक्य चयन की सरलता पत्र को प्रभावशाली बनाने में हमारी सहायता करती है। क्लियर है, बहुत ही इजी होना चाहिए, सरल भाषा का इस्तेमाल, और साथ ही साथ स्पष्टता का होना अति आवश्यक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं पत्र लिखने के लिए जो आपको पता होनी चाहिए, और अगर आप इनको समझते हो और इन पर गौर करते हुए इस पर प्रैक्टिस करते हो तो आप एक प्रभावशाली पत्र लिख सकते हो। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो भाई आगे बढ़े। संक्षिप्तता, यानी कि कम शब्दों में अपनी बात को प्रकट करना। लंबा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए कि भाई सामने वाला बोर हो जाए। क्लियर है, उसको पढ़ने का मन ही ना करे। तो कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से सरल शब्दों में स्पष्ट भाषा के अंदर और सारी के साथ संक्षिप्तता, ये कुछ टॉपिक हैं। पहला क्या है? पहला है सरलता, दूसरा है स्पष्टता, तीसरा है संक्षिप्तता। पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, यानी कि लंबा चौड़ा कहानी नहीं गढ़नी चाहिए। क्लियर हो गया। कहानी अगर गढ़ोगे लंबी चौड़ी तो यानी कि सामने वाला तो सिंपल सी चीज है, वो आपका हो सकता है कि वो पूरा पत्र पढ़े बिना और जो चीज आप कहरवाना चाहते हो, जो चीज आप व्यक्त करना चाहते हो उस तक पहुंचा ही नहीं वो, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं। तो कम शब्दों में, यानी कि पॉइंट वाइज बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अपनी बातों को रखना, यही एक आर्ट है। इसी को आर्ट बोलते हैं, यही एक कला है। तो अनावश्यक विस्तार पत्र को नीरस बना देता है, बोगस बना देता है, बोर कर देता है। पत्र इतना संक्षिप्त व सुगठित होगा उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। जितना संक्षिप्त होगा, जितने कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, कम शब्दों में आप ज्यादा से ज्यादा
अपनी बात को व्यक्त करना ये एक कला है, ये एक आर्ट है, उतना ही पत्र आपका प्रभावशाली होगा और उतना ही सामने वाला उस पर एक्शन लेगा। क्लियर हो गया? चलो भाई, शिष्टाचार यानी पत्र प्रेषक और पत्र पाने वाले के बीच कोई ना कोई संबंध होता है, एक भेजने वाले का और दूसरा पाने वाले का, यानी कि शिष्टाचार बस कोई ना कोई क्या है इसके अंदर संबंध है। क्लियर हो गया? चाहे वो किसी अपने को लिखा जा रहा है या फिर ऑफिशियल लिखा जा रहा है। क्लियर हो गया? यानी कि किसी न किसी दोनों के बीच में संबंध है। आयु पद में बड़े व्यक्ति को आदर पूर्वक, मित्रों को सौहार्द से और छोटों को स्नेहपूर्वक पत्र लिखना चाहिए। जब पुराने ज़माने में आप, हो सकता है आपके पिताजी आपकी माताजी को पता होगा, आप इन चीज़ों से अनभिज्ञ होंगे, क्योंकि ये चिट्ठी का जब अंतर्देशी लिखते थे, जब चिट्ठी लिखते थे तो कहते थे बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को प्यार, इस तरीके से लिखते थे। यानी कि उस पढ़ने के बाद एक अंदर से आत्मीयता के भाव प्रकट होते थे। पत्र पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग तो इमोशनल हो जाया करते थे, है ना, इमोशनल हो जाया करते थे, क्योंकि उन पत्र के अंदर, उन पत्राचारों के अंदर व्यक्ति जो है अपने भाव प्रकट कर देता था और वो शब्द ऐसे होते थे कि लोगों की आंखों से आंसू आ जाते थे। क्लियर है? तो इतना प्रभावशाली तरीके से लेखन हुआ करता था। क्लियर है? चलो भाई, इसी तरीके से पत्र के कुछ अंग होते हैं, जैसे पत्र लिखने वाले का पता और तिथि। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले डेट होनी चाहिए कि किस डेट को, इससे ये पता चलता है कि ये किस डेट को लिखा गया है। क्लियर है? दूसरा, पत्र लिखने वाले का पता होना चाहिए। भैया जब पता ही नहीं होगा तो वो गोल 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 घूमता रहेगा और वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा जहां तक आप पहुंचाना चाहते हो। तो पत्र लिखने वाले का पता और तिथि निश्चित होनी चाहिए। पाने वाले का नाम और पता। क्लियर हो गया भाई? जिसको आप भेज रहे हो, है ना, जो पत्र प्राप्त करना है करेगा, उसका नाम तो होना चाहिए। अब नाम ही नहीं है तो किसको पता है कि भाई किसे भेजा है आपने? तो उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए। क्लियर है? और जो वो व्यक्ति जो पाएगा उसको कैसे पता चलेगा किसने भेजा है? तो लिखने वाले का पता और तिथि होनी चाहिए। साथ ही साथ विषय, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जरूर इस्तेमाल करना है। विषय यानी कि टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर यह पत्र लिखा जा रहा है, उसी टॉपिक को देखकर सामने वाले को समझ में आएगा कि यह किस संदर्भ में लिखा गया है। क्लियर है? संबोधन अति आवश्यक है। अभिवादन उसके अंदर होना चाहिए, पत्र का विषय और इसी के साथ पत्र की समाप्ति और हस्ताक्षर और फिर अपना नाम। तो ये क्या है? ये पत्र लिखने के अंग है। ये सब आपके पत्र के अंदर इंगित होना चाहिए। क्लियर? पत्र लिखने वाले का नाम, पता और तिथि, पाने वाले का नाम, पता, विषय क्या है, टॉपिक क्या है, संबोधन भी किसको कर रहे हो आप, अभिवादन, पत्र का विषय, साथ ही साथ पत्र की समाप्ति, किस तरीके से कंक्लूजन किया जाए, है ना, इस तरीके से हस्ताक्षर करने हैं और साथ में अपना नाम लिखना है। क्लियर हो गया? ये इसी टॉपिक के आधार पर आपने एक पत्र की प्रैक्टिस करनी है और ये प्रैक्टिस जैसी करते रहोगे वैसे वैसे इस पत्र लेखन में सुधार होता रहेगा। धीरे धीरे शब्दों पर पकड़ होती रहेगी और एक दिन आप एक बहुत ही अच्छे जो है पत्र लेखन इस कार्य में जो है निपुणता यानी कि दक्षता हासिल कर लोगे। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? और आगे बढ़े। अब बात आती है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र केवल दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। दो तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब ये औपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। क्लियर हो गया? औपचारिक पत्र व्यवहार किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से किया जाता है, और अनौपचारिक पत्र व्यवहार किस तरीके से किया जाता है। क्लियर है? तो पहले औपचारिक पत्र पे ध्यान देते हैं। ये औपचारिक पत्र आखिर कहते किसको हैं? तो औपचारिक पत्र यानी कि अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या फिर सरकारी कार्यालय को जो भी पत्र लिखे जाते हैं वे सभी पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ गई? अर्ध सरकारी, गैर सरकारी
और सरकारी कार्यालय को जो भी पत्र लिखे जाते हैं वे सभी पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किसी एनजीओ को लिख रहे हो या किसी पुलिस स्टेशन के अंदर शिकायती पत्र लिख रहे हो, क्लियर है, किसी सरकारी कार्यालय में लिख रहे हो, अपनी गली कूचों का काम करवाना है उसके लिए विषय में किसी का पत्र व्यवहार कर रहे हो, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अर्ध सरकारी, सरकारी, गैर सरकारी, इन सभी को जो पत्र लिखे जाते हैं उनको कहते हैं औपचारिक पत्र। यहाँ समझ में आ गया? यानी कि विभागीय पत्र, किसी विभाग को अगर आप लिख रहे हो तो ये औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। अब आइए अनौपचारिक पत्र किसको कहते हैं? तो जो पत्र निजी होते हैं, पर्सनल, प्रेमिका को, माता को, पिता को, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को, तो वो सब क्या है? व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं और वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। क्लियर है? अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। क्लियर हो गया? यस। आगे बढ़े, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। तो औपचारिक पत्र यानी कि किसी विभाग को लिखा गया पत्र। क्लियर है? चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, संस्था हो, अर्ध सरकारी हो। क्लियर हो गया? शिकायती पत्र, तो कहने का तात्पर्य ये सब औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अभी हम बताएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। क्लियर? अनौपचारिक पत्र, आप किसी हॉस्टल में पढ़ रहे हो, क्लियर, आपको मम्मी की याद आ रही है, अपने मम्मी को लिख दिया। क्लियर है? आपने आज चिट्ठी लिख दी। आज तो देखो टेलीफोन का ज़माना है, आजकल सेल फोन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, वीडियो कॉल का ज़माना है, लेकिन पत्रों का अपना एक महत्व है। पत्रों का अपना एक महत्व है। अपनी माँ को लिख दिया, अपने पिता को लिख दिया, क्लियर है, इतने दिनों से, और उसमें अपने भाव प्रकट कर दिया आपने, है ना, कि मुझे आज आप बड़ी याद आ रही है, मुझे आप चिंता मत करना, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, इस बार मैं बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँगा। तो किस तरीके से आपने लिखा, तो ये सब अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में चला जाएगा। आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हो, आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, क्लियर है, आप दूर हो और मान के चलिए आप बॉर्डर सीमा में अपनी सेवाएं दे रहे हो, आप एक सैनिक हो और वहाँ से आपने अपनी बहन को चिट्ठी लिखी, है ना, कि बहन तू चिंता मत कर, इस बार मैं जब छुट्टियों में आऊँगा तो मैं तेरे लिए जो मैंने वादा किया था तो ये एक फ़ोन दिलाऊंगा। सर आपने क्या पत्र में लिख दिया, अपनी भावनाओं को प्रकट कर दिया अपने भाई के लिए। हो सकता है अपने भाई से बड़ा लगाव है आपको, अपने भाई को कर दिया। ये सब अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इस तरीके से अनौपचारिक और औपचारिक दो तरीके के पत्र होते हैं। बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही सौम्यता के साथ अपने भावों को व्यक्त करना, ये एक पत्राचार के माध्यम से, तो ये अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक कला है, और आप जैसे जैसे इस पे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे इसमें पारंगत होते जाओगे। क्लियर हो गया? चलो भाई, अब स्टार्टिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इन प्रैक्टिस के माध्यम से जानेंगे कि डिफरेंट अब यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि आप बाजार से घर आ रहे हो। क्लियर है? बाजार से घर आते समय आपके पिताजी का एटीएम कार्ड कहीं खो गया, हो जाता है जल्दी में, हड़बड़ी में आपका एटीएम खो गया। आजकल एटीएम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्लियर है? एटीएम अगर किसी को मिल जाए तो भाई आपका अकाउंट साफ हो सकता है। एटीएम अगर किसी को मिल जाए, है ना, असामाजिक तत्व जो तत्व होते हैं इस तरीके से एक्टिविटी करते हैं, तो भाई वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और इन असामाजिक तत्वों से बचने के लिए आपने क्या किया? आपने क्या किया कि भैया आपका एटीएम हो गया है गुम, और इसकी सूचना किसको देनी है? आपको बैंक के प्रबंधक को देनी है, शाखा प्रबंधक, बैंक मैनेजर। इसको आपने एक प्रार्थना पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है कि जिसमें नया एटीएम कार्ड प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। क्लियर है? कि भाई मैं अपना पुराना वाला जो एटीएम कार्ड है वो कहीं बाजार से आते वक्त जो है कहीं खो गया है। क्लियर है? तो इसको ब्लॉक कर दिया जाए या फिर इसको बंद कर दिया जाए और मुझे एक नया एटीएम जारी कर दिया जाए, ताकि मैं सुचारू रूप से अपना लेन देन कर सकूं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई इसके अंदर कोई परेशानी ना हो। इस तरीके से जो है मैं इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक प्रबंधक को हम लोग पत्र लिख रहे हैं। ठीक है जी?
चलो भाई आगे बढ़े। अब किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे देखना है। तो सबसे पहले डेट का होना अति आवश्यक है। आपने डेट जरूर डालनी है। क्लियर हो गया, डेट जरूर डालनी है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई किस डेट को पत्र व्यवहार किया गया है। क्लियर है, क्लियर है। 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, है ना, 21 अप्रैल, जिस भी डेट को आप पत्र लिख रहे हैं। अब मान लो मैंने यहां पे डेट डाल दी 19/4/2024, एक डेट डाली और लिखा सेवा में प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक। मेरा एटीएम पंजाब नेशनल बैंक का था और नीचे शाखा का नाम जरूर रखना है ना। ये शाखा आपके मुजफ्फरपुर की हो सकती है, ये मेरठ की हो सकती है, ये बागपत की हो सकती है। बात समझ में आ गई। ये फर्रुखाबाद, पीलीभीत, जो भी स्टेट है आप अपने स्टेट की शाखा लिख लो। आप मान के चलो आप जिस गांव से हो, जिस शहर से हो, आपने उस शाखा का नाम लिख लिया है ना। यहां इसलिए मैंने नहीं लिखा ताकि भाई क्लियर होगा। तो एक शाखा का नाम लिख लो, जैसे कि मान लो पंजाब नेशनल बैंक, है ना, मुजफ्फरपुर, है ना, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड डाल देना। और विषय बहुत जरूरी है, मैंने बताया किस विषय में। अब प्रबंधक महोदय को कैसे पता चलेगा कि भाई ये लेटर किसने लिखा है और किस टॉपिक पर लिखा है। तो जैसे ही विषय प्रबंधक महोदय की नजर में आएगा, वो तुरंत समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति का एटीएम खो गया है, एटीएम खो गया है। क्लियर हो गया। तो भाई खोए एटीएम की सूचना देने तथा नए एटीएम प्राप्त करने के संबंध में इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। कहानी नहीं लिखेंगे इसमें, कहानी नहीं लिखनी है। हम भाई एटीएम खो गया है ना, तो भाई खोए हुए एटीएम की सूचना देने तथा नया एटीएम जारी करने के संबंध में या फिर प्राप्त करने के संबंध में, इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। महोदय जी, निवेदन यह है कि कल शाम आदर्श नगर मेन मार्केट से मैं घर आते समय इसी बैंक का एटीएम, यानी कि इस पंजाब नेशनल बैंक इसी बैंक का है, तो इसी बैंक का एटीएम कहीं खो गया और बहुत ढूंढने के बाद भी एक कार्ड मुझे नहीं मिल सका। क्लियर है, जिससे मुझे काफी असुविधा हो रही है और मैंने इसकी सूचना संबंधित थाने में दे दी है। क्लियर हो गया, मैंने इसकी सूचना संबंधित थाने में दे दी है और जिसकी प्रति मेरे पास है, यानी कि जो आप शिकायत थाने में करके आए हो तो वहां से कॉपी मिली होगी। क्लियर हो गया, तो कॉपी आपने यहां पर लगा दी, जिसकी कॉपी मेरे पास है, या फिर आप कह सकते हो जिसकी कॉपी संलग्न है, इसके साथ संलग्न है और इस एटीएम कार्ड से कोई लेन देन ना कर सके, इसीलिए इसे ब्लॉक करने का कष्ट करें। जैसे कि मैंने बताया था, ये एटीएम किसी असामाजिक तत्व व्यक्ति के पास ना चला जाए, जिससे कि कोई अनावश्यक लेन देन ना हो मेरे खाते से, इसलिए इसे तत्काल ब्लॉक कर दिया जाए। तत्काल ब्लॉक करने का कष्ट करें और तथा नया कार्ड देने की आवश्यक कार्रवाई करें। क्लियर हो गया। अब बैंक मैनेजर को समझ में आ गया इसका नया पुराना वाला एटीएम कार्ड है वो खो गया है, जिसकी वजह से इसको तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। इसको आता है नया कार्ड जारी कर दिया जाए। क्लियर हो गया। तो बैंक मैनेजर क्या करेगा इस पर, है ना। तो पहले आपकी बात पूरी हो जाए। अतः आपसे प्रार्थना है, आप क्या कर रहे हो, एंड कर रहे हो लेटर, आपने सारी बात रख दी, अब आप इसको एंड कर रहे हो। अतः आपसे प्रार्थना है कि पुराने एटीएम कार्ड को बंद कर नया एटीएम कार्ड जारी करने की कृपा करें, धन्यवाद। या एक और चीज लिख सकते हो, प्रार्थी आपका आभारी रहेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो आपको जैसे सुविधा हो, जैसे अच्छा लगे, आप उसको तो उस तरीके से लिख सकते हो। मैं तो अलग अलग डिफरेंट वेज में मैं आपको बता सकता हूं। मैं आपको वो भी सारी चीजें बता रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे। मैंने क्या कहा, शब्द, ये शब्द ही हैं जो इफेक्टिव लेटर लिखवाते हैं और सामने वाले पर प्रभाव छोड़ते हैं। क्लियर हो गया। सधन्यवाद लिख सकते हो कि भाई प्रार्थी आपका आभारी रहेगा। आप उसको क्या कर रहे हो, सधन्यवाद दे रहे हो और साथ ही आप उसका आभार व्यक्त कर रहे हो, है ना। धन्यवाद भवदीय, अपना नाम लिखना है, यहां पर अपने अकाउंट नंबर लिखना, शाखा लिखना, मोबाइल नंबर डालना, एड्रेस डालना और बैंक में दे देना। आपको नया एटीएम जारी हो जाएगा। क्लियर हो गया।
तो ये कागजी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी युग में क्यों ना चले जाओ। आप जो है, आप आज ठीक है, आप मॉडर्न युग में हो, आधुनिक युगता के दौर में हो, आप 21वीं सदी में हो, लेकिन आपको ये लेटर लिखना पड़ेगा। अगर बैंक संबंधी कोई काम करवाना है, अगर आपका एटीएम खो गया तो इसी तरह से आपको लेटर लिखना पड़ेगा आपकी शाखा में। क्लियर? तब जाके आपको एक लेटर जारी वो होगा, एटीएम जारी होगा, वरना आपको एटीएम नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? और एटीएम नहीं मिलेगा तो आप पैसे नहीं निकाल पाओगे, है ना। और हो सकता है वो एटीएम किसी के हाथ पड़ गया तो भाई आपका अकाउंट ही पूरा का पूरा साफ ना हो जाए। क्लियर? तो ध्यान रखा है आपने, डेट डाली आपने, किसको लिख रहे हो आप, विषय क्या है, आपने अपने जो टॉपिक था उससे रिलेटेड आपने सारी चीजें लिख दी कि भाई क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। पुराना वाला बंद कर दो, ब्लॉक कर दो, नया वाला जारी कर दो। आपने अपनी बात रखी और लास्ट में सधन्यवाद किया। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा। अपना नाम डाल दिया, अपना अकाउंट नंबर डाल दिया, अपना जो है मोबाइल नंबर डाल दिया, और इस तरीके से आपने एक लेटर दिया, आपको नया कार्ड जारी हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे बढ़े। चलो जी, अब आप एक विद्यार्थी हो तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विषय परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट चेंज करना है। क्लियर हो गया? आपने क्या करना है? विषय परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। किस तरीके से लिखोगे, आइए नजर डालते हैं। किस तरीके से लिखोगे? तो भाई, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, इससे पहले डेट डाल लीजिएगा, बहुत जरूरी है, डेट डाल दीजिएगा। डेट डाल ली हमने तो पता चला कि हमने इस डेट को पत्र व्यवहार किया है। तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि भैया प्रिंसिपल को ही तो लिख रहे हो, इंग्लिश में लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, और हिंदी में आ गया भैया श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाचार्य जी। इसी तरीके से विषय क्या है? विषय परिवर्तन हेतु। इतना ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है। मैंने क्या बताया? कहानी नहीं गढ़नी है, कहानी नहीं गढ़नी है, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा लिखना है। क्योंकि आप डिटेल में नीचे लिख रहे हो तो टॉपिक में उतना ही लिखना है जितना चाहिए, और जिसको देखकर टीचर समझ सके कि आखिर इसको प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है, किस संदर्भ में ये लिखा जा रहा है। क्लियर है? चलो भाई, तो भाई इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए बच्चों, इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए, ताकि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। ऑल बोर्ड्स के लिए है, और ये पत्र लेखन, निबंध लेखन, हर विषय जो है वो अधिक से अधिक बोर्ड के अंदर आता है। क्लियर है? यूपी बोर्ड के अंदर भी आता है, एमपी बोर्ड के अंदर भी आता है। तो भाई आपने यहाँ पर जरूर इस पर पकड़ बनानी है, इसको अपने दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा में कहें तो डेली रूटीन तौर पे इसको प्रैक्टिस करनी है, घर पर भी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर हो गया? इसी को प्रैक्टिस कर करके लोग आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, पता है आपको, है ना। आरटीआई जानते हो? आरटीआई क्या होती है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप कोई भी किसी पर भी आरटीआई लगाकर आप सवाल जवाब कर सकते हो कि भाई ये काम ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो गया। आप किसी भी संस्थान में आप लेटर को भेज के आरटीआई डाल के, आप उसका एक टाइमिंग होता है, 25 दिन के अंदर आपके पास जवाब आएगा बाकायदा भाई। क्लियर हो गया? आरटीआई यस, बहुत ही जरूरी, बहुत जरूरी है भाई। तो ये शुरुआत बेसिक तो सीखो, बेसिक सीखोगे, बेसिक से एडवांस अपने आप पहुंच जाओगे। क्लियर है? चलो, स्कूल से तो मैंने क्या बताया था, सड़क से संसद तक का सफर से तय कर सकता है ये टॉपिक, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने बोला था शुरुआत में ही। महोदय, विषय आपका हो गया विषय परिवर्तन है। तो महोदय, सादर निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय की 11वीं कक्षा का छात्र हूं। आप 10वीं कक्षा के हो तो आप बोल देना मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूं। आप अगर 12वीं कक्षा के हो तो बोल देना कि मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूं। तो मैं आपके विद्यालय के 12वीं कक्षा का छात्र हूं, और मैंने इसी विद्यालय से 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। अब आपने बता भी देना है कि भाई मैंने इसी विद्यालय से 10वीं क्लास फर्स्ट डिवीजन में पास किया है, और परीक्षा पास करने के बाद मैं असमंजसता की स्थिति में यह निर्णय नहीं कर पाया कि मेरे लिए कला, विज्ञान अथवा गणित वर्ग में कौन सा वर्ग ठीक रहेगा। ये परेशानी इस बच्चे की नहीं है, परेशानी हो सकता है आपकी भी हो। ये हो सकता है कि भैया आप जैसे बहुत सारे सैकड़ों बच्चों की परेशानी हो। क्योंकि क्या होता है कि भैया हमारे घर में कोई आया, हमारे घर में कोई व्यक्ति आया, और कोई व्यक्ति आने के बाद
वो कहता है कि भैया बच्चे को क्या करवा रहे हो, बच्चा क्या कर रहा है? तो आपने बोला जी बच्चे तो, अरे भाई बच्चे को तो डॉक्टर बनाना है, साइंस लेनी चाहिए, आपने तो गलत स्ट्रीम में डाल दिया, है ना। तो आप कंफ्यूज हो गए। आपने किसी के कहने पर हो सकता है साइंस ले ली, हो सकता है मैथ ले ली, हो सकता है कोई और सब्जेक्ट ले लिया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा होता है ना, बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है। क्लियर है? हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, और अक्सर ये स्टार्टिंग में होता है, ये नॉर्मल सी चीज है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, असमंजसता की स्थिति में निर्णय नहीं कर पाया कि मेरे लिए कला, विज्ञान अथवा गणित वर्ग में कौन सा वर्ग ठीक रहेगा। मैंने अपने साथियों के आग्रह और अनुकरण से कला वर्ग चुन लिया। मेरे दोस्त ने भी लिया, मेरे रिश्तेदार ने भी लिया, या फिर किसी और ने भी लिया, उनको देख देख के मैंने भी चुन लिया। लेकिन पिछले सप्ताह से मुझे ये अनुभव हो रहा है कि मैंने अपनी योग्यता के अनुकूल विषय का चयन नहीं किया है। लेकिन कुछ समय से मुझे ऐसा आभास हुआ है कि सब्जेक्ट लेकर जो है, मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूं, आपको भाव प्रकट कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे बढ़े। तो भाई विषय मैंने जो है वो गलत चुन लिया है, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, और मुझे गणित विषय में 98 अंक प्राप्त हुए हैं। गणित में मुझे 98 अंक प्राप्त हुए हैं। अतः गणित वर्ग विषय होना मेरी प्रतिभा के विकास के लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि गणित विषय ही मेरे लिए उपयुक्त रहेगा। क्लियर? आशा है मैं मेरी कला संकाय से गणित संकाय में स्थानांतरण की प्रार्थना स्वीकार करेंगे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल भाषा में कि भाई मुझे कला जो संकाय है, कला वर्ग से गणित संकाय में स्थानांतरण, यानी कि मेरा विषय चेंज कर दिया जाए, या फिर विषय को चेंज करने की कृपा करें। मैं इसके लिए सदा आपका आभारी रहूंगा। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। क्लियर है? प्रार्थी आपका आभारी रहेगा। सधन्यवाद। आपने धन्यवाद कर दिया। आपने आपका आज्ञाकारी शिष्य उमाशंकर, सविता, सुनीता, अनीता, विमला, है ना, रवि, सुरेश, दिनेश, जो भी आपका नाम है अपना नाम डालिए, अपनी क्लास का वर्ग, रोल नंबर और प्रधानाचार्य को देकर आ जाइए। आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? भाई किसी के कहने में या देखा देखी मैंने जो सब्जेक्ट लिया था, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सब्जेक्ट शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में 98% अंक हासिल किए थे मैथ में। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे लिए गणित विषय ही उपयुक्त होगा। अतः मेरा विषय बदल कर गणित विषय में मेरा स्थानांतरण कर दिया जाए, कला संकाय से मुझे गणित संकाय में स्थानांतरण कर दिया जाए। आपका प्रार्थी आभारी रहेगा। सधन्यवाद। लो जी, आपका सब्जेक्ट बदल गया। क्लियर है? और आगे चलें? चलो जी और आगे की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक भाई ध्यान से देखिए। अगला टॉपिक है, आप कक्षा 10वीं ए के छात्र हैं और आपकी कक्षा में छात्रों के बैठने के लिए मेज कुर्सी की कमी है। अपने प्रधानाचार्य को इस समस्या से अवगत कराने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। क्या लिखना है? एक आवेदन करना है। क्या करना है कि भैया हमारी क्लास के अंदर ये एक जटिल समस्या है, बच्चे ज़्यादा हैं, कुर्सी मेज की भारी कमी है, और ये कमी कौन दूर कर सकता है? ये प्रधानाचार्य जी दूर कर सकते हैं। अब कैसे लिख रहे हो? अपने प्रधानाचार्य को कैसे लिखोगे? तो दिनांक डालना, डेट जरूर डालना। डेट के बाद सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आदर्श विद्या निकेतन, भागलपुर, जबलपुर, है ना, कुछ भी डाल सकते हो आप, अपने जिले का नाम डाल सकते हो, है ना। आप स्कूल का नाम डालिए उसके अंदर, और साथ ही साथ टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, विषय। और विषय क्या है? जैसा कि अभी बताया था, टॉपिक क्या है? मेज और कुर्सी की कमी है आपके स्कूल के अंदर। तो कक्षा में मेज कुर्सी की कमी की जानकारी से अवगत कराने हेतु, बस इतना ही लिखना है विषय में। विषय बहुत ही छोटा होना चाहिए, शॉर्ट, क्योंकि डिटेल में आप नीचे की तरफ लिखोगे ना, तो विषय बहुत छोटा होना चाहिए। मेज कुर्सी की कमी की जानकारी से अवगत कराने हेतु महोदय सविनय आग्रह ये है कि सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं आ या फिर 12वीं आ यानी 1 का नियमित छात्र हूं, और हमारी कक्षा में छात्रों की उपस्थिति के अनुसार पर्याप्त मेज कुर्सी नहीं है। क्लियर हो गया? भाई हमारी क्लास के अंदर जितने छात्र हैं,
उन छात्रों के अकॉर्डिंग पर्याप्त मेज कुर्सी की कमी है, पर्याप्त मेज कुर्सी नहीं है और हमें 2 लोगों की मेज कुर्सी में 3-3 छात्रों तक को बैठना पड़ता है, जिस कारण हमें लिखने और पढ़ने में समस्या हो रही है। क्लियर हो गया? जितने छात्र हैं उतनी कुर्सियां और मेज नहीं है, यानी कि मेज और कुर्सी की कमी है। 2 छात्रों की जगह हम लोग 3-3 छात्र बैठते हैं, जिससे पढ़ने और लिखने में हमको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जटिल है भाई समस्या। आप एक स्टूडेंट हो, आप आवाज उठा सकते हो, क्लियर, और प्रिंसिपल उस आवाज को जो है उस पर कार्रवाई कर सकता है और उस पर क्या है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि प्रधानाचार्य के अंडर में तो है। सारे स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी आपने प्रधानाचार्य को लिखना है, क्लियर। अतः आपसे अनुरोध है कक्षा में मेज कुर्सी की उचित व्यवस्था करने की कृपा करें, धन्यवाद, प्रार्थी आपका आभारी रहेगा। इस तरीके से लिख सकते हो, क्लियर हो गया? आपकी समस्या का समाधान होगा। आप आवाज तो उठाओ, और आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आवाज उठाए आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलो भाई, आपका नाम डालना है, आपका आज्ञाकारी छात्र राजेश कुमार, कक्षा 12वीं ए, इस तरीके से। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से हमको अपनी आवाज उठाना है, चाहे आप 10वीं क्लास के छात्र हो, चाहे आप 12वीं क्लास के छात्र हो। ओवरऑल ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। यहाँ पर अपने ना समझना कि सर आपने किसी हमारा नाम नहीं लिखा, क्लियर, आपका ना अपना नाम लिखो, आप अपने स्कूल का नाम लिखो, आप 10वीं में हो 10वीं लिखो, 12वीं में हो 12वीं में लिखो। ऑल बोर्ड्स के अंदर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लियर हो गया? चलो, और वैसे भी आप इन चीज़ों को करके आप सिंपल सी चीज़, आप लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो, लेकिन उससे पहले बेसिक चीज़ों को तो सीखो। बेसिक चीज़ें सीखोगे आप एडवांस पे अपने आप चले जाओ, कब चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा। क्लियर है? चलो, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कभी भी कोई प्रत्यव्यवहार हो, कोई भी लेटर लिख रहा जा रहा है, तो आप अपनी स्वेच्छा से बोलो कि लाओ मैं लिखूंगा। एक तो क्या होगा, इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट रहेगा, और इंटरेस्ट जिस चीज में जगता है वहां से रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। क्लियर है? यहां से धीरे धीरे इस पर रुचि होगी और धीरे धीरे आप लेटर लिखना चालू कर दोगे। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से लिखा जाता है, औपचारिक लेटर कैसे लिखेंगे, अनौपचारिक कैसे लिखेंगे। चलो, अब अपने विद्यालय में नियमित खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था है ना, जिसको पीटीआई बोलते हो, यानी कि जो खेल प्रशिक्षक होता है, प्रशिक्षण देता है, और खेल सामग्री उपलब्ध कराने हैं तो अपने प्राचार्य को एक आवेदन लिखना है कि भाई खेल कूद की सामग्री हमारे लिए मुहैया कराई जाए और एक प्रशिक्षक जो है वो हमारे को दिया जाए। अब कैसे, डेट डालना है, सेवा में प्रधानाचार्य जी, आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, या फिर आप अपने उत्तर प्रदेश से हो उत्तर प्रदेश में, बिहार से हो बिहार से, आप अपने स्कूल का नाम डाल के विषय जरूर लिखना है। विषय में विद्यालय में नियमित खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था और खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु, बस इतना ही डालना है। क्लियर है? विषय लिखने में माहिर हो जाओ, आप टॉपिक लिखने में माहिर हो जाओ। आप नीचे तो अपने आप लिख दोगे 4 लाइनें ऐड करके। क्लियर है? उतना ही लिखना है जितने की जरूरत है। तो यहां पर नियमित खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था करानी है और खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु, बस यह हमारा हो गया विषय। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 12वीं का छात्र हूं और हमारे विद्यालय में नियमित खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था नहीं है। हमारे स्कूल के अंदर कोई खेल प्रशिक्षक नहीं, नियमित खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था नहीं है, और विद्यालय में खेल सामग्री भी समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? भाई बच्चों के लिए ना तो फुटबॉल है, ना तो क्रिकेट बैट है, ना तो बैडमिंटन है, यानी कोई व्यवस्था नहीं है। तो अतः आपसे निवेदन है विद्यालय में नियमित खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था करवाने और खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें, प्रार्थी आपका आभारी रहे। क्लियर है? अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारे विद्यालय के अंदर एक खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था कराएं और साथ ही साल खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें, प्रार्थी आपका आभारी रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, इफेक्टिव लेटर है ये।
क्लियर हो गया? इसमें आपने इधर उधर की चीजें नहीं लिखी हैं, केवल और केवल पॉइंट वाइज जो चीज आपको चाहिए केवल आपने वही लिखा है। सब्जेक्ट बिल्कुल नपातुला विषय, और नीचे की तरफ आपने वही लिखा है जो आपको केवल और केवल चाहिए। आपने इधर उधर की चीजें नहीं लिखी है, और इधर उधर की चीजें लिखोगे तो भैया पूरा लेटर नहीं पढ़ा जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। क्लियर? संक्षिप्त होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, शब्दों को है ना बहुत ही प्रभावशाली तरीके से वहां पर लिखा जाना चाहिए। इन लेटर के अंदर, इस लेटर के अंदर वो सारी चीजें निहित है। कम शब्दों में आपने अपनी बात को प्रधानाचार्य महोदय तक पहुंचा दिया। अब देखो कल आपको है ना, कल से उस पर कार्रवाई होगी और उचित कार्रवाई होगी। आपके लिए खेल सामग्री भी आएगी और खेल प्रशिक्षक की भी व्यवस्था होगी। क्लियर है? तो भाई अगर आप एक होनहार छात्र हैं, अगर एक जागरूक छात्र हैं, तो आपको अपने लिए, अपने क्लास के बच्चों के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए आवाज उठाना तो बनता है। क्लियर है? एक लीडर की तरह आपने अपने आप को यहाँ पर स्थापित करना है और हर उस चीज के लिए आवाज उठानी है जिस चीज की आपको कमी है। जब आप स्कूल में जाओगे तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, और जब आप कॉलेज में जाओगे तो भैया फिर आपका लेवल थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो फिर आप कॉलेज के बच्चों के लिए, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, फिर धीरे धीरे जब आप किसी संस्था में जाओगे तो भैया वहां पर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? कोई पुलिस में हो गया तो भाई किस तरीके से पुलिस अधिकारी को लेटर लिखना है, तो आपने वो भी लिखना है। लेकिन जब आप ये सीखे होगे तभी तो वहां तक पहुंचोगे, बेसिक टू एडवांस। ठीक है? क्लियर हो गया? चलो आगे। नीचे इसमें नाम लिखना है अपना छात्र, और अगले अपनी क्लास का नाम डालना है, और भाई प्रधानाचार्य के केबिन में जाकर उनको दे देना है। क्लियर है? यहां पर एक काम और कर सकते हो, यहां पर अपने अलावा यहां पर 4-6 बच्चों के साइन भी करवा सकते हो। आपने क्या करना है, ये भी एक प्रभावशाली तरीका होता है। जैसे अमन ने कर दिए साइन, विनय ने कर दिए, विनीता ने कर दिए, सुनीता ने कर दिए, अनीता ने कर दिए, मधु ने कर दिए, रवि ने कर दिए, किशन ने कर दिए। अब 8-10 लोगों ने कर दिए तो प्रधानाचार्य जब लेटर देखेंगे, ओहो ये एक बच्चे नहीं, इतने सारे बच्चों के साइन है, इसका मतलब समस्या गंभीर है, आप पर जल्दी से जल्दी एक्शन होगा उस पर। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। चलो, वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपनी माताजी को एक पत्र लिखना है। अनौपचारिक लेटर में आ गया, अनौपचारिक व्यवहार। अब यहां तक तो ऑफिशियल था, औपचारिक था। अनौपचारिक किस तरीके से लिखेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, तो भैया सेवा में श्रीमान इस तरीके से नहीं लिखना है यहाँ पे, है ना। केवल डेट डालनी है, और डेट डालनी है माताजी को लिखना है आदरणीय माताजी या आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श, क्योंकि माता पिता के तो हम पैर ही छुएंगे ना। क्लियर है? तो आदरणीय माताजी चरण स्पर्श। अब क्या लिखना है, अब यहां पे विषय और ये सब ये नहीं लिखना, ये सब नहीं लिखना, क्योंकि अपनी माता को पत्र लिख रहे हो कि माँ के साथ किस तरीके से हमारा व्यवहार होता है, किस तरीके से हम अपने पेरेंट्स के साथ बोलते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, उस तरीके से इसका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है। सेवा में माफ कीजिएगा, आदरणीय माताजी चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। अब अपनी माताजी को यह एहसास करा रहे हो, क्योंकि माँ एक दुनिया में माँ ही है जो निष्कपट, निस्वार्थ, निश्छल भाव से आपको प्रेम करती है। दुनिया में माता के सिवा कोई और नहीं प्रेम करने वाला, आपको ये ध्यान में रखना है। ये आपकी गलत फहमी होती है कि वो मुझे प्यार करता है, ये काम करता है, हर चीज स्वार्थ की होती है। लेकिन एक माँ ही होती है दुनिया के अंदर जो आपको निस्वार्थ प्रेम करती है ना। चाहे आप पास हो, दूर हो, हर वक्त वो आपकी चिंता करती है। आप जो लड़के के रूप में हो, लड़की के रूप में हो, हर वक्त जो है वो माँ अपने बच्चों की चिंता करती है कि मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरी बेटी कैसी होगी। तो सबसे पहले वो टेंशन दूर करो कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, और आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। मैं तो यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि माँ आप भी सकुशल होगे। मेरी वार्षिक परीक्षा को 10 दिन ही शेष बचे हैं। आप कहाँ हो, दूर हो, घर से दूर हो, किसी हॉस्टल में मान लो, या फिर कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ पढ़ रहे हो, वहां से अपने माताजी को आपने पत्र लिखा कि 10 दिन मेरी परीक्षा में शेष हैं, मैं अपनी परीक्षा को लेकर काफी उत्साहित हूँ। क्लियर है? काफी कॉन्फिडेंस हूँ, काफी उत्साहित हूँ, और मैंने सभी विषयों का अध्ययन 100% कर लिया है। मैंने हर विषय का अध्ययन कर लिया है,
और बस गणित विषय में थोड़ा सा अभ्यास करना है। बस थोड़ा सा गणित में थोड़ा सा वीकनेस सी है, थोड़ा सा अभ्यास करना है, जो मैं शेष बचे दिनों में पूरा कर लूँगा। जो अगले दिन बचे हैं उनमें मैं गणित की भी प्रैक्टिस कर लूँगा और मुझे विश्वास है कि मेरा वार्षिक परीक्षा जो है वो अच्छी जाएगी और मैं अच्छे अंकों से पास हो जाऊँगा। और इसके लिए आप और पिताजी बेफिक्र रहें, आप टेंशन मत लें। आप टेंशन में लेने वाली बात नहीं है, मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है। गणित जो है बस इसमें थोड़ा सा अभ्यास करना है और बाकी जो बचे दिन है उसमें मैं कर लूँगा। आप और पिताजी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बेफिक्र रहें। पिताजी को प्रणाम और छोटू को ढेर सारा प्यार, यानी कि छोटा बच्चा होगा, घर में छोटा भाई होगा। क्लियर? तो माताजी पिताजी को तो चरण स्पर्श, छोटे को क्या करोगे, प्यार ही तो करोगे। तो आपने लिख दिया कि भाई छोटे को ढेर सारा प्यार, छोटे को दुलार, छोटे को प्यार। क्लियर हो गया? इस तरीके से अपना नाम डालना है, आपका लाडला या फिर आपका बेटा या आपकी बेटी, अपना नाम डालो और उसके बाद छात्रावास का नाम या फिर एड्रेस जो भी डाल दो, जहां से भी आपने लिखा है। तो यहां से भेजा है तो भेजने वाले का पता। क्लियर है? इस तरीके से। अब आपका पड़ोसी देर रात तक ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग करता है। ध्वनि विस्तारण यंत्र यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको डिस्टर्ब कर रही है ना, दूर दूर से आवाजें आ रही हैं, जैसे कि डीजे। क्लियर है? डीजे, और जिससे आपके अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न होता है। और इस बात की शिकायत करने हेतु तो अपने शहर के थाना प्रभारी को पत्र लिखना है। ओहो, अब तो थाने की बारी आ गई जी। थाना दरबार, थाने में जाने में एक नॉर्मल व्यक्ति को डर लगता है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, अपनी एजुकेशन का फायदा उठाइए और एक लेटर जाके लिख दीजिए। किसको? थाना प्रभारी को। क्या लिखना है उसके अंदर, है ना, डीजे वाले बाबू बड़े परेशान कर रहे हैं। क्लियर? हमारी परीक्षाएं चल रही हैं और उधर डीजे चल रहा है ना। कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। उनसे निपटने के लिए प्रशासन होता है, कोर्ट होता है, कचहरी होती है। क्लियर है? तो वो अपने लेवल पे काम करेंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? जो आपके लेवल पे है आप करो, और जो प्रशासन करने वाला है, तो प्रशासन के हाथ में है, प्रशासन के दायरे में है, तो प्रशासन करेगा। आप काहे टेंशन ले रहे हैं? आपने बस लेटर लिखना है। अब लेटर का कमाल देखो, लेटर का कमाल क्या, देखो तुरंत एक्शन होगा। थाने प्रभारी किस तरीके से लिखेंगे, तो दिनांक डालना, डेट डालना, सेवा में थाना प्रभारी रतिया मार्ग बेगूसराय या फिर चिड़िया मोहल्ला या फिर जो भी समझ लो आप, चौहान मोहल्ला या फिर जो भी XYZ। यहाँ पे मैं XYZ लिख रहा हूँ, XYZ यानी कि यहाँ पर अपने यहाँ का नाम, अपने यहाँ का पता लिखना है। जो भी आपका थाना पड़ता हो, जो भी आपकी जो जिले में, कस्बे में जो भी थाना पड़ता है उसका नाम डालना और विषय लिखना। विषय क्या लिखना? रात में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के संबंध में। एक लाइन, इफेक्टिव लाइन, एक लाइन में आपने कान खड़े कर दिया। आपने थाना प्रभारी के कान खड़े हो जाएंगे। ओहो, रात में ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग, हमारे इलाके में ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग नहीं होने चाहिए, नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है गुस्ताखी? अब थाना प्रभारी जो है अलर्ट हो जाएगा। लेकिन थाना प्रभारी तक लेटर तो पहुंचाओ, एक लेटर तो लिखो। तो लेटर लिख दिया आपने, भैया रात में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बंद करने के संबंध में, यानी कि रोक लगाने के संबंध में। तो महोदय, मैं आपका ध्यान अपनी कॉलोनी में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के तेज आवाज में बजने से उत्पन्न समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान हमारी कॉलोनी की तरफ लेके जाना चाहता हूं, जहां पर देर रात तक ऊंची ऊंची आवाज में क्या हो रहा है, तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग हो रहा है, उसकी तरफ मैं आकर्षित करना चाहता हूं। कारण ये है कि छात्रों की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। अरे भैया, हमारी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। आप एक जिम्मेदार नागरिक हो, आपने अपने थाना प्रभारी को लिखा है कि हमारी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को देर रात तक शोर के कारण छात्रों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हमको बड़ी परेशानी हो रही है, हम तरीके से पढ़ नहीं पाते। क्लियर है? हमारी बोर्ड परीक्षाएं सर पर हैं, तो हमारे को ये डिस्टर्ब कर रही हैं। तो मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है, पढ़ाई की एकाग्रता भंग हो रही है। अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी इसके अंदर। क्लियर है? इन आवाज को सुनकर हम अपना कंसंट्रेशन जो है वो नहीं लगा पा रहे हैं पढ़ाई में। क्लियर है? हमारे को बड़ा ही ये दिक्कत कर रहा है, बड़ी ही हमारा ध्यान भंग हो रहा है, मन चिड़चिड़ा हो रहा है।
क्लियर। और अतः आपसे प्रार्थना है कि आप परीक्षा काल में ध्वनि निस्तारक यंत्रों के बजाए जाने पर प्रतिबंध लगाने का कष्ट करें, जिससे छात्रगण शांत वातावरण में परीक्षा की तैयारी कर सकें। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा। या फिर कॉलोनी के माध्यम से लिखोगे तो समस्त कॉलोनी वासी आपके आभारी रहेंगे। क्लियर है। समस्त छात्र आपके आभारी रहेंगे। क्लियर हो गया, बात समझ में आ। और जैसे ही ये लेटर जाएगा थाने के अंदर तो एक पुलिस की गाड़ी आपके इलाके में आएगी। क्लियर है। देखेगी कि भैया लेटर दिया है आपने, क्या ये सही है? तो अगर सही पाया गया तो उन पर कार्रवाई होगी। क्लियर है। अपना नाम डाल देना है, भवदीय नवनीत कुमार, और इस तरीके से अपने एड्रेस वगैरह डाल के और आपने लेटर दे देना थाने के अंदर। एक प्रति आपको देगा वो, और एक आप अपने पास रखना, और एक थाने में जमा हो जाएगी। उस थाने पर जमा हुई प्रति के आधार पर उस पर होगा एक्शन। क्लियर है। क्रिया की प्रतिक्रिया तभी होगी आप एटलीस्ट वहां बताओगे तो सही। क्लियर है। इतना इफेक्टिव होता है पत्र लेखन, पत्र व्यवहार। चलो, आपके गांव में किसी कन्या का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व हो रहा है और इसकी सूचना देने के लिए अपने थाना प्रभारी को एक पत्र लिखना है। आप एक सामाजिक कार्य कर रहे हो, आपको पता है लॉ है हमारे यहाँ, 18 वर्ष से नीचे लड़की की अगर आयु है तो वो गैर कानूनी है। शादी की उम्र बालिग जो है, वो जो उम्र होती है वो 18 से ऊपर है। 18 से नीचे वाले व्यक्ति की शादी हो रही है, बच्ची की शादी हो रही है। पहले बाल विवाह हो जाते थे, पता है, समाज के अंदर बहुत ही छोटी उम्र में बाल विवाह हो जाते थे, शादियां हो जाया करती थी। क्योंकि आज 21वीं सदी के अंदर भी आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे सामाजिक कार्यों में आप क्या है, अपनी भागीदारी कर सकते हो। क्लियर है। पढ़े लिखे होने का कुछ तो फायदा हो, आपको लॉ पता है, आपको ये पता है गैर कानूनी हो रहा है और आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना। जो करेगा प्रशासन करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। बस आपने एक लेटर लिख देना थाने में कि ऐसे ऐसे बात है जी, वो सब कुछ प्रशासन करेगा, शादी भी रुकेगी, कार्रवाई भी होगी, जेल भी जाना पड़ेगा उनको, सब कुछ होगा। तो आप समाज के कार्य में आप अपनी भागीदारी निभाओ, आप एक अच्छा काम कर रहे हो। क्लियर हो गया। एक लड़की की जिंदगी बचाने का काम कर रहे हो आप। क्लियर हो गया। तो किस तरीके से लिखेंगे, डेट डालना, सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना भोपाल या पुलिस थाना पानीपत, जो भी हो। आप हरियाणा के हो, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश, बिहार के हो बिहार, मध्य प्रदेश उत्तर। 18 वर्ष, विषय क्या लिखना, विषय गंभीर है। विषय 18 वर्ष की आयु के पूर्व हो रहे कन्या के विवाह को रोकने हेतु। और जैसे ही थाना प्रभारी विषय पढ़ेगा एकदम से कान खड़े हो जाएंगे, ओहो, हमारे इलाके में ऐसा कौन कर रहा है। फटाफट से वो लेटर पढ़ेगा कि आपने आगे क्या लिखा है। 18 वर्ष से कम आयु के पूर्व हो रहे कन्या के विवाह को रोकने हैं तो महोदय, मैं भोपाल के पास एक गांव का निवासी हूं। आप अपना नाम भी छुपा सकते हो उसके अंदर, जरूरी नहीं कि आप बाय नेम लिखो, बाय नेम लिख सकते हो, अपना नाम भी छुपा सकते हो, लेकिन लेटर तो लिखना है। क्लियर हो गया। क्योंकि कन्या का विवाह रुकवाना है आपको, क्योंकि 18 साल से कम है, और 18 साल से कम है तो वो गैर कानूनी है। गैर कानूनी है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है और आप पे रहा नहीं गया, आपने लेटर लिख दिया। क्लियर। चलो, मैं भोपाल के पास एक गांव का निवासी हूं। जैसे कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आज भी गांव में बाल विवाह करवा रहे हैं, धड़ल्ले से करवा रहे हैं। क्लियर। हमारे गांव में कन्या का 18 वर्ष की आयु के पूर्व विवाह होने जा रहा है और फला डेट को है। डेट अगर आपको पता है तो आप डेट भी लिख दो कि मान के चलो कि 20 अप्रैल को एक कन्या का विवाह जो 18 वर्ष से कम आयु की है उसका विवाह होने जा रहा है। हमारे गांव की बात है, हमारे गांव की घटना है, और कृपया आपसे निवेदन है कि उस बच्ची का विवाह रोकें और उसके जीवन को सुरक्षित करें। क्लियर हो गया। आपसे अनुरोध है कि भैया इस विवाह को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास करें और एक लड़की की जिंदगी को बचाने में सहयोग दें। क्लियर है। तुरंत रोकें, इसके जीवन को तुरंत सुरक्षित किया जाए। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा। अपना नाम डाल सकते हो या फिर लिख देना कि एक समाज सेवी या फिर एक ग्रामीण, कुछ भी लिख सकते हो आप। अगर नाम डालना चाहते हो तो नाम लिखने कोई दिक्कत नहीं है, डर वाली कोई बात नहीं। अच्छा काम कर रहे हो आप, शाबाशी मिलेगी आपको, है ना। हो सकता है आपको
पुरस्कृत भी किया जाए, क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया है। क्लियर है? तो समय समय पे ऐसी योजनाएं चलती रहती हैं जहां पर पुलिस ऐसे लोगों को सम्मानित भी करती है। क्लियर? तो नाम लिख सकते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना नाम लिखो और अपने गांव का नाम लिखो। क्लियर हो गया? इस तरीके से आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, अपने बैंक खाते नंबर को अपने आधार नंबर से संलग्न करना है, यानी कि लिंक करने हेतु बैंक प्रबंधक को यहां पर एक पत्र लिखना है। क्लियर हो गया? आजकल आधार कितना जरूरी हो गया पता है आपको? आधार कितना जरूरी हो गया है ना? बैंक से लिंक, बिना बैंक से आधार कार्ड लिंक किए हुए, है ना, आपका जो पैन नंबर है वो आजकल निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा बोलते हैं। क्लियर है? गवर्नमेंट की स्कीम है और कुछ नहीं है। आधार और पैन को लिंक करना, आधार को और क्या बोलते हैं, बैंक खाते को लिंक करना। क्लियर हो गया? इस तरीके, ये जरूरी है, कंपलसरी है। तो अब आप किस तरीके से कराओगे? बैंक प्रबंधक को एक पत्र लिखना है, किस तरीके से, डेट डालनी है, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सीहोर मध्य प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो उत्तर प्रदेश लिख सकते हो। विषय क्या है? आधार कार्ड बैंक खाते से जोड़ने के लिए आवेदन पत्र। आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ने के लिए एक आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके बैंक का एक खाता धारक हूं, मेरा खाता है आपके बैंक के अंदर। क्लियर? और मुझे अपने खाते से अपना आधार कार्ड लिंक करवाना है। मैं आपके बैंक का एक खाता धारक हूं और अपना खाते से अपना आधार कार्ड लिंक करवाना चाहता हूं, जिससे कि मेरा खाता और अधिक सुरक्षित हो जाए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे खाते के साथ मेरा आधार कार्ड को जोड़ने की कृपा करें, और इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा। सधन्यवाद। नीचे सधन्यवाद। भैया धन्यवाद देना बड़ा जरूरी है, चाहे वो ऊपर वाला हो या फिर नीचे वाला हो, हर किसी का सद धन्यवाद करना है आपको। क्लियर? थैंक्सफुल रहना है हमें। क्लियर हो गया? सधन्यवाद। अपना नाम डालना है और खाता नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर जरूर देना है, इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को बैंक खाता में, क्या बैंक खाते संख्या से क्या कर सकते हो, बैंक से लिंक कर सकते हो। क्लियर? आजकल बहुत सारे चीज़ों में आधार कार्ड डायरेक्ट लिंक करने के लिए बोला जाता है। क्लियर है? अगर आपको सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना है, आधार कार्ड लिंक कराना आज कंपलसरी हो गया है। तो अगर आपका भी आधार कार्ड 18 वर्ष से ऊपर के हो, आपके घर में कोई है, तो आप बोल सकते हो कि भाई फटाफट से जाके आधार कार्ड लिंक करा लो, वरना सरकारी सेवाओं को लाभ नहीं ले पाओगे। क्लियर हो गया? तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच भाई। उम्मीद करते हैं भाई ये टॉपिक आपने सही तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा और इसको शेयर भी किया होगा। क्लियर है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और इस प्रैक्टिस को करके आप इसको बेसिक टू एडवांस तक लेकर जाओगे। क्लियर हो गया? और आप अपने घर के अंदर जब भी कोई पत्र लेखन की बारी आएगी तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप खुद बैठकर लिखोगे, आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, वो चाहे ऑफिशियल हो या फिर औपचारिक अनौपचारिक किसी भी प्रकार का पत्र हो, आप फटाफट से लिखकर आप अपनी प्रैक्टिस करोगे और इस पत्र लेखन में दक्षता हासिल करोगे। तो नमस्कार, धन्यवाद। इसी के साथ इस क्लास को करते हैं भैया यहाँ पर एंड, और उम्मीद करते हैं भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको फटाफट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त और आप बने रहो डाउट नट के साथ। नमस्कार।